गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हमारा जो विषय था वो था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। और पीछे की जो कक्षा थी उसमें हमने जो नियोजन था उसे क्लियर किया था, और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो नियोजन था, नियोजन की जो पद्धति थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो नियोजन की जो पद्धति थी वो सर्वप्रथम सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी। और उसके बाद में भारत में सर एम विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में सबसे पहले भारत में नियोजन जो है उसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई। और 1950 में योजना आयोग के माध्यम से 1950 में योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना आयोग के माध्यम से क्या किया गया, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनको संचालित किया गया और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से 5 वर्षीय जो अवधि थी वो निर्धारित की गई, और उसके माध्यम से क्या हुआ, हमने अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया। और जब ये वांछित लक्ष्य परिपूर्ण हो गए 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2017 तक, तब ये जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर ली गई है। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था 1952 में किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना हुई थी। और उसके माध्यम से क्या किया गया था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से क्या किया गया था कि केंद्र और राज्य, जो केंद्र व राज्य है ना, राज्य सरकार, उनको किससे जोड़ा गया था, उनको पंचवर्षीय योजनाओं से जोड़ा गया था। पंचवर्षीय योजना इनसे जोड़ा गया था। ये तो हमने पीछे की कक्षा में पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पर आगे जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि योजना आयोग जो है उसकी स्थापना की गई, परंतु उसकी स्थापना के उद्देश्य क्या रहे थे। यानी योजना आयोग की जो, या अपन कह सकते हैं कि नियोजन जो किया गया, आर्थिक नियोजन, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो ये जो प्रश्न आता है नियोजन के उद्देश्य या आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलते हैं हम कि लगभग ये पूछ लिया जाता है। तो अब अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नियोजन के उद्देश्य पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य बताइए, ये प्रश्न आएगा। और अब हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है उसके उद्देश्य क्या है। स्वतंत्रता के बाद में अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का जो सपना देखा गया था, यानी आर्थिक भारत का जो सपना देखा गया था, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का जो सपना देखा गया था, उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1948 में औद्योगिक नीति स्थापित हुई और 1950 में योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया, ताकि हम अपने वांछित लक्ष्य एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। अब देखिए हम आते हैं सीधा इसी बिंदु पर कि जो आर्थिक नियोजन है उसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए इसका जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी सर्वप्रथम जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या आता है कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर इस नियोजन को संचालित किया या नियोजन की अवधारणा प्रस्तुत की है उस लक्ष्य की प्राप्ति अपने को हो जाए। तो सर्वप्रथम क्या आएगा, आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है गरीबी की समस्या को कम करना। गरीबी की समस्या को कम करना। अब देखिए कोई लक्ष्य होता है, कोई निर्धारित लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, औद्योगिकरण अपना क्या होता है, बढ़ता है। और औद्योगिकरण के माध्यम से किसकी समस्या का समाधान होता है, गरीबी की समस्या का समाधान किया जाता है।
इसके बाद में है आय की असमानता को कम करना। तीसरा हम देखते हैं तो वो है आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना, जैसे प्रति व्यक्ति आय की असमानता पाई जाती है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक कमाता है, कोई व्यक्ति अधिक बहुत कम कमाता है, कि वो निर्धनता की जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा बनाई गई है निर्धनता की, उससे नीचे आता है, बीपीएल में आता है। और कोई व्यक्ति है जो बहुत अधिक मात्रा में कमाता है। तो इस प्रकार की जो असमानता पाई जाती है, उस आय की असमानता को क्या करना, कम करना। इसके बाद में देखिए चौथा लक्ष्य इसका आता है हमारे पास जो भी संसाधन है उनका उपयोग करना। उपलब्ध मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। कुशलतम उपयोग करना यानी हमारे पास जितने भी मानवीय संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों को हम क्या करें, कुशलता से जिसका उपयोग करना है। ये इनमें से देखिए 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो 2 पॉइंट पूछे जाएंगे कि आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो आपको मैं जितने उद्देश्य यहाँ दिए गए हैं सारे उद्देश्यों को क्लियर करवा रही हूँ, ताकि आपको जो छोटे पॉइंट है वो समझ में आ जाए। इसके बाद में है सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सभी क्षेत्रों में यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इन सभी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना यानी किसी भी क्षेत्र में हम किसी प्रकार की पिछड़ेपन को नहीं दर्शाए। और इसके साथ साथ जो छठा पॉइंट आ रहा है वो देखिए कि हमारे पास जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण करना। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना यानी नई नई तकनीकी का विकास करना, और इनके माध्यम से यानी जितनी नई तकनीकी होगी उनके माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या क्या करना, आधुनिकीकरण करना। इसके बाद में देखिए 7वां पॉइंट आता है। इसके पॉइंट आपकी किताब में दे रखे हैं 10 के पॉइंट, तो आपको 10 के 10 लिखने हैं और उनको समझना भी है। परंतु अगर एग्जाम की दृष्टि से हम बात करते हैं तो 2 ही पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आपको जो पॉइंट इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो आगे देखिए, फिर है परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। इसके बाद शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। 7वां पॉइंट आएगा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मानवीय पूंजी स्थापित हो, मानव पूंजी का निर्माण हो और देश का आर्थिक विकास संभव हो। इसके बाद में 8वां पॉइंट देखिए क्या आता है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। देखिए आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना ये पंचवर्षीय योजनाओं का भी एक नारा था, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि एक बार में तो अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर चली गई, यानी हमने जितना अपना जो अनुपात था उससे अधिक प्राप्त किया और एक समय ऐसा आया कि हमने उस अनुपात से एकदम नीचे आ गए। तो इसका मतलब होता है कि हमें जो आर्थिक ढांचा है यानी अर्थव्यवस्था का जो निर्धारित करने वाला अनुपात है, उस स्थिरता को हमें भी प्राप्त करना होगा, ताकि जो संतुलन की स्थिति है इनके मध्य वो बनी रहे। इसके बाद में ग्रामीण विकास। इसके बाद में है ग्रामीण व सामुदायिक विकास, यानी समुदाय जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका हमें विकास करना चाहिए। ये आर्थिक नियोजन का क्या रखा गया था, महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया था, ग्रामीण व सामुदायिक विकास। तो इस तरह से देखिए
ये अपने पास 9 उद्देश्य आते हैं और जो 10वां उद्देश्य है वो क्या है? क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। ये आपको 10 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं, तो 10 पॉइंट में से आपको करने 10 के 10 पॉइंट है अपनी नोटबुक के अंदर। एक भी पॉइंट आपको इस तरह से नहीं होगा कि ये छोड़ दिया, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। तो हमने आर्थिक अवधारणाएं में आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य है वो स्पष्ट किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। हालांकि मैं इसमें बात ये करती हूँ कि एक एक जो नंबर की प्रश्न है वो अधिक आते हैं, तो इस तरह से आपको ज्यादा फोकस एक एक नंबर वाले प्रश्न और लेकिन इसके अंदर की जो क्वेश्चन है उन पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से ही निकलते हैं। अब देखिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो मैं आपको एक काम करती हूँ कि सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, मैं उनकी अवधि आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो मैं आपको पहली बता रही हूँ कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है यानी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसकी देखिए अवधि कितनी थी? 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, से मार्च 1956 तक। यानी मैं आपको ये सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि इनमें से कोई सी भी जो पंचवर्षीय योजना है उसका एक तो अवधि पूछी जा सकती है, उसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, यानी इनके अंदर से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 1 अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 5 वर्षीय अवधि थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब खत्म होगी? इसकी अवधि क्या रहेगी? 1956 से 1900 सेम रहेगा ये। फिर आ जाएगा यहाँ 1956 से 1961 तक, 1961 तक ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तो मार्च तक यानी 1 अप्रैल 1951 से शुरू और मार्च 1956 तक वो खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इसके मध्य जो पंचवर्षीय योजनाएं बीच में रुकी थी और किस कारण से रुकी थी वो प्रश्न भी आपके पास आएगा। तीसरी जो पंचवर्षीय है वो 61 से 66 तक थी, यानी 1961 से 1966। लेकिन मैं आपको बीच में ये भी बताऊंगी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण नहीं हुई थी, समय से पहले किसको रोक दिया गया था, और ये जो अंतराल था वो कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में आया। तो आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 69 से 74 तक, 1969। देखिए 3 वर्ष का गैप हो गया यहाँ पर, 69 से 1974 तक। और ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था वो क्लियर करेंगे हम आगे, ये साथ साथ चलेंगे। इसके बाद में देखिए 5 वर्षीय पांचवी योजना, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो अवधि थी वो 74 से 69 तक थी, 1974 से 1979 तक थी। और इसे 1 वर्ष पूर्व ही क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिससे समय से पूर्व ही रोक दिया गया, तो वो 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। इसके बाद में देखिए छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 80 से 85, 1980 से 1985 तक। अब देखिए यहाँ से 80 से शुरू हो रहा है, जबकि 1 वर्ष इसमें कम हो गया। ये क्यों हुआ, इसका कारण नेक्स्ट अपन बिंदु में करेंगे। इसके बाद में आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि है 85 से 90, 1985 से 1990 तक ये पूर्ण हुई थी पंचवर्षीय योजना। लेकिन इसके बाद में फिर 2 वर्ष का पंचवर्षीय योजनाओं में गैप आ जाता है। अब हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना।
ये आपको नोट कर लेनी है पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो अब हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 92 से 1997 तक। 1992 से 1997 तक इसकी अवधि थी। ये मार्च और अप्रैल आपको कंटिन्यू इसी तरह से लिखना है। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, और 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 97 से 2002। 1997 से 2002 तक। इसके बाद में आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 2002 से 2007 तक। और उसके बाद में आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 तक। फिर देखिए आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक आती है। और फिर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि आती है 2012 से 2017 तक। ये मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं बताई है। इस तरह से आपको मैंने सारी की सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो क्लियर करवा दी है। अब देखिए इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो इनसे क्वेश्चंस निकलेंगे वो देखिए किस तरह के निकलेंगे। सबसे पहला अपना जो प्रश्न आता है वो आता है कि एक पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। यानी पहला हम जो प्रश्न निकालते हैं वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, और ये योजना क्या हुई थी? असफल हुई थी। तो इसके जो असफलता के मुख्य कारण हमेशा पूछे जाते हैं कि इसकी असफलता के कारण बताइए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी। इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1961 से मार्च 1966। ये इसकी अवधि है, 1961 से मार्च 1966। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये जो अवधि है ये कौन सी अवधि है, तो इसमें कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। इसके कारण क्या थे? भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था, और इसके बाद में 1966 में भारत पाकिस्तान 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। क्लियर, एक मिनट ये क्लियर हो कर लो आपको। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों ही, यानी 1961 के बाद में 62 में भारत ने चीन के साथ युद्ध किया जिसमें वो असफल हुआ था। फिर 66 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, फिर वापस 1971 में किया। इस तरह से ये 3 युद्ध हुए थे इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में, और ये कारगिल युद्ध वो बाद की बात है। तो पहला तो भारत पाकिस्तान युद्ध था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण रूप से क्या हुई, क्लियर नहीं हो पाई। इसके बाद में लगातार सूखा, इसके बाद में हुआ लगातार सूखे की समस्या, यानी बारिश नहीं हुई, लगातार सूखे की समस्या, बारिश नहीं हुई। इसके बाद में जो तीसरी समस्या थी मूल्य वृद्धि, यानी अगर कोई युद्ध होता है तो उसके बाद में क्या होता है, महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, तो मूल्य वृद्धि। और इसके बाद में संसाधनों का क्षय, संसाधनों का क्षय यानी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में जो संसाधन है उनका क्षय हुआ था, उनका नुकसान हुआ था। तो ये जो सारे कारण आते हैं 61 से लेकर 66 के बीच में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी असफलता के, ये जो सारे कारण है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि भारत पाकिस्तान युद्ध होना, लगातार सूखे की समस्या होना, मूल्य वृद्धि हो जाना, जितने भी संसाधन अपने पास मौजूद थे उन सबका नुकसान होना। तो इस तरह से आपके सामने ये प्रश्न आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण, असफलता के कारण, और तो ये कारण अपने पास आते हैं। आगे कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई थी और किस वजह से नहीं हुई थी, आगे आने वाली कक्षाओं में मैं इसको आपको क्लियर करवाऊंगी। थैंक यू।